नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन राजभर है। जैसे कि आपको पता है, तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तो वर्तमान स्थिति समझने के लिए आपको सबसे पहले इतिहास के पन्ने को टटोलना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। तो उसी कड़ी में मैं अफ़गानिस्तान का युद्धों के एक सीरीज़ थी जिसके बारे में डिस्कस करूँगा, जो वर्तमान में आपको तालिबान के रूप में देखने को मिल रही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे एक स्लाइड बना रखी है। उसमें ग्रेट गेम का क्या हिसाब किताब था, जैसे सोवियत और ब्रिटेन का क्या था। फिर उसके बाद देखेंगे सोवियत और अफ़गान का युद्ध 79 से लेके 89 के बीच में। फिर अफ़गान का गृह युद्ध 92 से 96 तक। फिर अफ़गानिस्तान और अमेरिका का आंतरिक युद्ध जो कि 2001 में चला था, और 2021 तक जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकला तो तालिबान ने वहाँ कब्जा कर लिया। इन सब चीज़ों को समझने से पहले किसी भी देश का उसका मैप जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, ये पूरा आपका अफ़गानिस्तान है, और ये अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और इसके पड़ोसी देश जो हैं आपको यहाँ दिख रहे हैं, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेक, तजिकिस्तान, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कोने में चाइना यहीं तक है। इसके बाद ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पे ये आपका भारत की भी सीमा लगती है। फिर आप जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पे पाकिस्तान की भी सीमा लगती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये आपका। जो अफ़गानिस्तान है ये आपका नॉर्थ वाला एरिया है, और ये साउथ वाला एरिया है, और ये आपका वेस्ट वाला एरिया है, और ये ईस्ट वाला एरिया है। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले। और उससे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पे 4 जो अफ़गानिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे कांधार है, और यहाँ पे आपका हेरात है, फिर यहाँ पे आपका मज़ार शरीफ है, और यहाँ पे आपका काबुल है। ये 4 छोटे छोटे और बड़े छोटे और बड़े दोनों शहर हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं द ग्रेट गेम के बारे में। यूएसएसआर या सोवियत संघ, हम जैसे कि आपको पता है, सारी महाशक्तियाँ 19 शताब्दी के ख़त्म होने तक आपस में लड़ती थी अपने विस्तार के लिए। उसी कड़ी में जो सोवियत संघ है वो ब्रिटिश, दोनों आपस में विस्तार के लिए लड़ते थे। तो जो भालू है आपका, वो सोवियत संघ, एक बहुत अच्छा पिक्चर जो उस टाइम फेमस हुआ करता था ग्रेट गेम के विषय में। तो जो भालू है आपका सोवियत संघ को दिखाता है, जो वर्तमान में आप रशिया का हो, रूस को, और ये आपका ब्रिटेन यानी कि, और बीच में एक अफ़गानी आदमी फंसा हुआ दोनों के बीच में। तो इसी को ग्रेट गेम कहते थे। तो इस ग्रेट गेम का जो ज्योग्राफिकल मैप से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए इसका मैप देखते हैं। मैप में आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका रसिया है ये। और ब्रिटेन जो था, जैसे कि आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी मिलके पूरा ब्रिटेन का कब्जा था। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान था। ये आपको दोस्तों क्रॉस में अफ़गानिस्तान दिख गया। अब आइए समझते हैं रशिया और ग्रेट गेम से समझने से पहले अफ़गानिस्तान के बारे में समझते हैं। जैसे कि अफ़गानिस्तान में आपको बता दें, छोटे छोटे कबीले रहते हैं। उस कबीलों में पश्तून रहते हैं, फिर उज़्बेक रहते हैं, फिर ताजिक रहते हैं। ये 4 बड़ी बड़ी जो कबीलाई जातियां हैं वहाँ पे रहती थी, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। और वो क्या करते थे, ब्रिटिश के साथ लड़ाइयाँ होती थी उनकी, तो ये सारे मिलके ब्रिटिश से लड़ा करते थे। इस लड़ाई के 3 हिस्से हुआ करते थे, जिसको अफ़गान एंग्लो युद्ध कहा जाता था। वो एक पहली बार हुआ था, दूसरा अफ़गान एंग्लो युद्ध हुआ था, तीसरा अफ़गान एंग्लो युद्ध में अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से आज़ादी मिली, और 1919 में ब्रिटेन ने इसको, अफ़गानिस्तान को, इंडिपेंडेंस दे दिया। ये अब हमने आपको ब्रिटेन के बारे में बताया, जो अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने किया। उससे पहले, करने से पहले 1919 तक इन्होंने एक बहुत दूसरा काम किया था, जो इनकी पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल करने की। देखिए,
सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मैंने बताया यहाँ पे कबीलाई लोग बहुत रहते थे। तो कबीलाई लोग में जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये सबसे बड़ी यहाँ पे कबीलाई जो होती थी वो पश्तून होती थी दोस्तों। पश्तून यहाँ पे कम से कम 40% पश्तून है पूरी आबादी का। और ये पश्तून जो होता था ये पाकिस्तान के पूर्वी इलाके और इसके दक्षिणी इलाके में, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये एक अफ़गानिस्तान का दक्षिणी इलाका है और ये पाकिस्तान का पश्चिमी और अफ़गानिस्तान के हिसाब से पूर्वी इलाका है। तो जैसा कि आपको पता है डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते हुए ब्रिटिश इंडिया ने अफ़गानिस्तान को ब्रिटिश राज्य से अलग करने हेतु क्या किया, डुरांड लाइन खींची, जो आपको ये रेड कलर में दिख रही होगी। इस लाइन की खींचने की इसकी क्या नीति थी कि ये 40% जो पश्तून की आबादी थी, जो उस समय में ज़्यादा भी हो सकती है, ये क्या चाहता था कि इस पश्तून की दोनों की आबादी को डिवाइड कर दे। जो पाकिस्तान के खैबर पख्तून वगैरह इलाके में बहुत बड़ी आबादी पश्तूनों की फैली हुई है। तो ये कांड इसने 1893 में किया था, ताकि अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी पावर, कबीलाई पावर कम हो जाए, लेकिन इसमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं हुआ था। तो चलिए इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। अब चलिए रशिया का और क्यों ग्रेट गेम का हिसाब किताब था वो समझते हैं। रशिया ने चाहता था अपना विस्तार करना और यहाँ पे डुरांड लाइन खींच चुका था ब्रिटिश। फिर उसके बाद जो अफ़गानिस्तान है, इनके दोनों के बीच में फंसा। जैसे भालू आपका रिप्रेजेंट करता था रशिया को और शेर आपका ब्रिटेन को। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो रशिया था वो चाहता था पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना, और रशिया इसी के चक्कर में, और ये चाहता था अपनी व्यापार को भी बढ़ाना। तो ये चाहता था ये समुद्री इलाके में आए, क्योंकि रशिया सारे भूमि देशों से जुड़ा हुआ था, इसके आसपास कोई समुद्र नहीं था। तो लेकिन ये ब्रिटेन इसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आधे से ज़्यादा ब्रिटेन का व्यापार आपको पता है इस तरफ होता था। तो इसी के बीच में, इनके बीच में तनाव की स्थिति पैदा होती थी। इसी तनाव की स्थिति को द ग्रेट गेम कहा गया। लेकिन रशिया ने भी अफ़गानिस्तान को एक देश स्वीकार किया, और वो सन था आपका 1907 में। ठीक है, तो ग्रेट गेम आप लोग समझ चुके होंगे क्या ग्रेट गेम है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। डुरांड आपने समझ लिया। अब यहाँ पे भी देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 1907 में रशिया ने पहली बार अफ़गानिस्तान को वास्तविकता को स्वीकारा कि भाई अफ़गानिस्तान है। अब देखिए यहाँ पे रशिया में बहुत बड़ी क्रांति हुई, सोवियत क्रांति, और लेनिन सत्ता में आया। लेनिन की सत्ता में आते ही जो अफ़गान और ब्रिटेन का थर्ड एंग्लो वार था वो समाप्त हुआ, और समाप्त होते ही 1919 में अफ़गानिस्तान को इंडिपेंडेंट दे दी ब्रिटिश सरकार ने। अब चलिए आगे देखते हैं। 1919 में पहले राजा बने अमानुल्लाह खान, और इनके द्वारा बहुत बड़ा एक रिफॉर्म हुआ, और ये थोड़ा सा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, और इन्होंने बहुत अच्छा विस्तार किया। थोड़ा इस्लाम को इन्होंने कम किया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक से ज़्यादा जो औरतों से विवाह होता था इस्लाम में, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। फिर इन्होंने लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी। फिर राइट टू डिवोर्स यानी कि तलाक देने का अधिकार भी औरतों को दिया। फिर इन्होंने एक मॉडर्न समाज की व्यवस्था करी जिसमें इक्वल टू राइट वुमन को दिए, और इन्होंने खुद एक प्रथा निभाते हुए एक सोया तर्जी से महिला से इन्होंने विवाह किया, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी थी उस समय में। सोया तर्जी ने क्या किया कि बुर्का पहनने का विरोध किया, और एक सभा में अपना हिजाब यानी उतार दिया, और उसमें कहा कि कुरान शरीफ में भी कहीं नहीं लिखा गया कि औरतों को हिजाब में रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अमानुल्लाह खान के इतने सारे बदलाव और उनकी पत्नी के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स की वजह से वहाँ पे पहले के इस कबीलाई ग्रुपों में एक असंतोष फैल गया, और वो सोचने लगे कि हमारा ट्रेडिशन और बदलाव ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। 3-4 गुटों ने ज़बरदस्त विद्रोह किया, जिसकी वजह से
अमानुल्लाह खान को देश और उनकी पत्नी को देश छोड़ के जाना पड़ा ब्रिटिश की शरण में। ब्रिटिश की शरण में जाने के बाद यहाँ पे एक दूसरे राजा का उदय हुआ जिनका नाम था नादिर शाह, जैसे कि आप देख रहे हैं नादिर शाह स्लाइड में। फिर उसके बाद ये ज़्यादा कुछ कार्य नहीं कर पाए। उसके बाद इनका बेटा है 1933 में नादिर शाह का बेटा आया मोहम्मद जहीर शाह, जो कि एक ज़बरदस्त लीडर थे। और ये सब सत्ता में आते ही बड़े बड़े बदलाव करने लग गए और ये अगले 40 साल तक 1973 तक ये राजा बने रहे और इनकी एक बहुत ही बड़ी अच्छी छवि रही है अफ़गानिस्तान में। तो आइए देखते हैं अगले स्लाइड में और इनके द्वारा कुछ किए गए काम थे। मोहम्मद जहीर शाह 1933 से लेकर 1973 तक देश की सत्ता में आए और उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। 1960 से 1970 तक एक नया अफ़गानिस्तान बनाया और इस नया अफ़गानिस्तान बनाने के लिए इन्हें वित्तीय सहायता के रूप में मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ से ली और उन्होंने बहुत सारे सिंचाई परियोजनाएं और राज्य मार्ग और स्कूल कॉलेजों का निर्माण किया। और उस समय में इतना अफ़गानिस्तान विकसित हो गया था, आप ये फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं। उस समय के अफ़गानिस्तान में ये आप देख सकते हैं इतना विकास, कॉलेज वगैरह, और यहाँ पे सोवियत संघ के लोग टीचर आते थे, उनको पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में, और जिसकी वजह से इन्होंने बहुत विकास किया। लेकिन 1996 में जैसे ही तालिबान एंटर किया, उसके बाद शरिया लागू किया तो औरतों की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो गई थी। तो चलिए आपको नादिर शाह के कार्यकाल की कुछ घटनाएं और विशेषताएं बताते हैं। जाहिर शाह के सत्ता में आते ही जाहिर शाह का सत्ता बहुत अच्छा चल रहा था। उसी बीच में इन्होंने अपने एक रिश्तेदार मोहम्मद दाऊद खान को प्रधानमंत्री बनाया 1953 से 1963 में। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 63 तक। तो इनके प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जैसे अफ़गानिस्तान और यहाँ पे पाकिस्तान था, तो जो बीच में इसकी लाइन थी, तो यहाँ पे आपको जैसे पता है पश्तून रहते तो दोनों क्षेत्र में पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके में और अफ़गानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया जिसकी वजह से जाहिर शाह का जो सत्ता था वो बिगड़ रही थी। क्या इन्होंने किया कि इनकी एक विचारधारा थी थोड़ा इस्लामिस्ट टाइप में दाऊद खान की, और ये चाहते थे कि पश्तूनों का विस्तार हो, पश्तूनों को पावर हो। तो और इसके बीच में ये दोनों पश्तूनों को मिला के पश्तूनिस्तान बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत नाराज़ हुआ और इस नाराज़गी के कारण 1961 में उसने अपना बॉर्डर बंद कर लिया, जिसकी वजह से जाहिर शाह बहुत दुखी हुए और उन्होंने सबसे पहले दाऊद खान से प्रधानमंत्री पद से उनको रिज़ाइन करा दिया। रिज़ाइन कराते ही अब यहाँ पे जाहिर शाह के समय में ही दो विचारधाराएं पनपी और उन दो विचारधाराओं में एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट और एक कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट विचारधारा पैदा हुई। और ये विचारधारा पैदा होते ही 1965 में PDPA का उदय हुआ। एक इस्लामिस्ट विचारधारा चल रही थी जो सोवियत संघ से प्रभावित राजाओं और जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसको मानने को तैयार नहीं थी। दूसरा एक PDPA जो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थी पूरी तरह, और सोवियत संघ का पूरा इसको संरक्षण था, जिसका फुल फॉर्म थी पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। और इसी ने पूरे अफ़गानिस्तान और में सोवियत संघ के प्रभाव को बिल्कुल घुसने दिया और इस्लाम जो कबीलाई लोग थे जो इस्लाम में विश्वास करते थे इनका विरोध करते थे, जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था। और सबसे पहले ये 1965 में आए और 1969 में इन्होंने इलेक्शन जीता। सबसे पहले जाहिर शाह ने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया था, उन्होंने अपने रिफॉर्म्स किए थे। उनमें से 1964 में एक नया संविधान बनाया और नया संविधान में तो उन्होंने अपने संसद भवन का नाम दिया लोयर जिरगा, और इलेक्शन करवाई 1964 से 65 के बीच में।
और इसी बीच में 69 में PDPA भी इलेक्शन जीता। उसके बाद इन्होंने दाऊद को निकाल दिया था। दाऊद के निकलते ही दाऊद पीछे से PDPA को लेके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट कराता रहा और इसी कारण ज़ाहिर शाह को लगातार 1965 से लेके 72 के बीच में अपने 5 PM को बदलना पड़ा और लास्ट में PDPA का सहारा लेते हुए और अफ़गान की आर्मी का सहारा लेते हुए मोहम्मद दाऊद खान ने 1963 में तख्ता पलट किया और सत्ता में आ गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 1965 में PDPA का गठन हुआ था और दूसरी विचारधारा मुस्लिम विचारधारा का उदय हुआ, जो आगे चल के मुजाहिदीन और कबीलाई गुटों में एक मोर्चा बना और दूसरा PDPA जिसको सोवियत संघ का बिल्कुल फंडिंग थी और इसी एक कठपुतली की तरह काम करता था। इसमें लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग शामिल थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता PDPA का उदय और इसकी मदद से दाऊद खान ने शाह का जो है तख्ता पलट कर दिया था। और सबसे पहले PDPA के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है और आगे चल के आपको पता चलेगा। जैसा कि आप मैंने बताया कि PDPA और अफ़गान आर्मी की मदद से मोहम्मद दाऊद खान ने तख्ता पलट दिया था। तो PDPA के जो फाउंडर मेंबर थे, सबसे पहले नूर मोहम्मद तराकी था, फिर बाबरा कमराल था। ये दोनों बहुत ही PDPA के बना के फिर उसके बाद में इनकी विचारधारा भी आपस में स्प्लिट हो गई और इनके PDPA भी 1967 में 67 में टूट गया। फिर उसके बाद 1977 में दोबारा से रीयूनाइटेड हुए, एक बार हुए और ये दोनों टूट के एक आपका खलाक में और दूसरा परचम में बढ़ गए। जो खलाक के मेंबर थे वो थे बिल्कुल इस्लाम और थोड़ा सा रूलर कल्चर वगैरह को एक ज़मीनी लोग की तरह जुड़े हुए थे। जो परचम था थोड़ा सा मिडिल और अमीर तबके के जो लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे उसमें जुड़े हुए थे। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँगा तो बाबरा करमक था वो परचम के ग्रुप से जुड़ा हुआ था और नूर मोहम्मद तराकी वो खलाक से जुड़ा हुआ था। और ये जो मैं PDPA के फाउंडर मेंबर के बाद में जो सेक्रेटरी है मैं यहाँ से हटा देता हूँ। जो सेक्रेटरी वाला है इसमें अभी जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा तो इसमें नूर मोहम्मद तराकी और हफीज़ुल्लाह अमीन और बराक करमाल और मोहम्मद नजबुल्ला के बारे में जो चीज़ें मैं बताऊँगा, यहाँ पे जो स्लाइड आप इसे नोट करके रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इन नामों का। इनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँगा तो आपको